अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बताएंगे आप प्राइम मिनिस्टर साहब की जो शिरकत हुई है ECO समिट के अंदर। हम देख रहे हैं ECO समिट का इजलास जो कि आज हुआ अज़रबैजान में। यहाँ पर बहुत सारी अहम मुलाकातें देखी गई। हमने देखा कि अज़रबैजान प्रेसिडेंट से भी जो प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात हुई और हमने ये देखा कि वहाँ पर काफ़ी हद तक बायलैटरल रिलेशन, सोशो इकोनॉमिक रिलेशन, हमारे लिए बिजनेसेस और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए एक साइडलाइन मुलाकात थी। साथ साथ ये भी देखा गया कि हमने ईरानियन प्रेसिडेंट साहब को भी वहाँ देखा, वहाँ भी उनसे भी मुलाकात हुई और ख़ित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल, जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे इससे पहले, उसके हवाले से बात हुई और तमाम चीज़ें इन द रीजन पीस की तरफ ले जाने के लिए एक तबादला ख्याल बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और हमारे जो हम कह सकते हैं नीड ऑफ द आवर भी है। तो आज इसके हवाले से बात करेंगे। अब से कुछ देर पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने खिताब भी किया और साथ साथ जो ECO समिट से खिताब करते हुए उन्होंने क्लाइमेटिक चेंजेस हैं जो कि पूरे रीजन के अंदर, पूरा ग्लोबल ही हम कह सकते हैं कि इम्पैक्ट दे रही हैं, तो पाकिस्तान जैसे इम्पैक्ट ले रहा है, खासकर फ्लड्स की सूरत हाल की बात करें या फिर एक ज़बरदस्त किस्म की गर्मी के हवाले से बात की जाए, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो क्लाइमेटिक चेंजेस जो है वो आ रही हैं। तो कैसे इस पे काबू पाया जा सकता है, कैसे नई चीज़ें अडॉप्ट की जा सकती हैं, सोलर एनर्जी और ख़ासकर EV के हवाले से जो है वो पूरी दुनिया में जोर दिया जा रहा है, ग्रीन एनर्जी के हवाले से बात की और ये तमाम चीज़ें हैं जो कि इस समिट का हिस्सा रही हैं कि इसके अंदर तमाम जो एक ग्लोबल इशूज़ हैं उसके ऊपर बात होती है। तो ECO समिट जो है वो जारी है और उसके अंदर हमने देखा कि उज़्बेक प्रेसिडेंट साहब से भी प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात हुई है और वो इस मुलाकात के अंदर तमाम रीजन के अंदर जो हमारे बायलैटरल रिलेशंस हैं, यानी कि सोशली, मॉरली, थॉरली जो एक कनेक्शंस हैं, उनकी बेटरमेंट के लिए और उन पे मज़ीद वसअत करने के लिए काम हो रहा है और होना भी चाहिए। इसके ऊपर जो है वो काफ़ी हद तक डिटेल डिस्कशन हुई। आज इसके बारे में बात भी करेंगे। साथ साथ हम फाइनेंस मिनिस्टर साहब की भी न्यूज़ आपसे शेयर करते चलें कि FFD फूड कॉन्फ्रेंस के मौके पर जो है वो एक अहम मुलाकातें हुई हैं, उसके हवाले से भी बात करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो है वो शिरकत की और यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि साइडलाइंस में काफ़ी हद तक मीटिंग्स हैं जो कि की गई और इसके हवाले से भी जो डिस्कशन है वो करेंगे। ख़ासकर पाकिस्तान एंड अमेरिका के बारे में बात करना ज़रूरी है। ज़बरदस्त रिलेशन दिखाई दे रहे हैं और ये एक हम कह सकते हैं कि इस नतीजे पे पहुँच रहे हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई न्यूज़ जो है वो आने वाली है। एक ज़बरदस्त इम्पैक्ट पूरे ग्लोबली हमारी मार्केट्स पे भी होगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और पाकिस्तान और अमेरिका जो एक सोशल रिलेशन, इकोनॉमिक रिलेशन या इकोनॉमिक टाइज जो बढ़ेंगी वो ट्रेड के हवाले से हमारे लिए गुड न्यूज़ ला सकती हैं। तो ये एक फैसला कुन मरहले में है, आज इसके हवाले से भी बात करेंगे। एंड माइनिंग पॉलिसी के हवाले से डिस्कशन करना ज़रूरी है। माइनिंग पॉलिसी भी दिखाई दे रही है, इसमें पेशरफ देखी गई है। अमेरिका, चाइना एंड रशिया, इसमें जो है तीनों कंट्रीज़ के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देखी जाएंगी। ऑफ कोर्स माइनिंग सेक्टर पाकिस्तान के लिए एक अनटैप्ड मार्केट था इससे पहले और अब माइनिंग सेक्टर के अंदर एक सर्टिफाई, यानी कि पाकिस्तान को जो है वो गोल्ड अवार्ड भी मिला है, सर्टिफिकेशन, वो इसी वजह से भी क्योंकि माइनिंग जो है वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के जो एक प्रोविंस बलूचिस्तान के अंदर ऑलरेडी रेकोडिक के हवाले से हम आपसे न्यूज़ शेयर करते रहते हैं, इसके ऊपर इतनी ज़बरदस्त डेवलपमेंट दिखाई दे रही है और इतना पोटेंशियल ऑलरेडी माइनिंग सेक्टर के अंदर पाकिस्तान के पास है क्योंकि 79 अबव जो हम कह सकते हैं मिनरल्स पाकिस्तान के पास या इससे भी ज़्यादा हो सकता है कि मौजूद हैं, लेकिन अब तक जो है वो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनटैप्ड हैं। तो आज हम इसके हवाले से भी बात करेंगे और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और जापान के दरमियान हुनरमंद अफराद की क़ुव्वत के ताउन में पेशरफ्त हुई है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्क फोर्स ट्रांसफ़र या फिर हम कह सकते हैं कि जापान के अंदर जो ऑलरेडी इतनी गुंजाइश है वर्क फोर्स के हवाले से, तो आज हम ये डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कितना ज़्यादा पाकिस्तान की वर्क फोर्स वहाँ जाएगी, रेमिटेंसेस कैसे बढ़ सकते हैं, खासकर रेमिटेंसेस हमारे ऑलरेडी बढ़ते जा रहे हैं। इस साल भी हमने टारगेट से अबव रेमिटेंसेस कलेक्ट किए और ये भी हम कह सकते हैं कि ऑल टाइम हाई इन द हिस्ट्री इस साल रेमिटेंसेस की कलेक्शन हुई है। तो हमारे पास बहुत रूम है और इतना ज़्यादा अगर वर्क फोर्स पे काम किया जाएगा तो ऑलरेडी हमारे पास एक रोड मैप मौजूद है। आज इसके बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड बैंक की तरबेला तौसी मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए मुकम्मल माली ताउन की पेशरफ्त है, ये यकीन दहानी करवाई गई है वर्ल्ड बैंक की जानिब से। ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो वर्ल्ड बैंक के ताउन से चल रहे हैं पाकिस्तान में, तो इसके हवाले से भी बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन कराची स्टूडियोज़, उनको करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद खालिद फातमी साहब, आप एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद फातमी साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। बड़ी सारी न्यूज़ हैं आज और हम देख रहे हैं ख़ासकर एक बिज़नेस डिप्लोमेसी और एक
पूरा अगर हम रीजन देखें तो ज़बरदस्त किस्म की जो एक पाकिस्तान की फ्रेंडली नेचर है वो प्रिवेल हो रही है, एक बेटर सेंस प्रिवेल हो रहा है। ईसीओ समिट जारी है और ख़ासकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने शिरकत की, बहुत अहम हम मनसब से मुलाकातें भी हुई हैं। तो ये ज़रा बताइएगा हमें कैसे देखते हैं इन चीज़ों को। देखिए, ये 17वीं इक़्तिसादी मीटिंग या कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस है और इसमें वज़ीर आज़म साहब ख़ुद गए और अच्छा, आपको अच्छी तरह याद होगा क्योंकि अज़रबैजान से जो हमारे ताल्लुकात हैं वो इस तेज़ी से और ग्रेजुअली इतने मजबूत होते जा रहे हैं। अव्वल तो पूरे जो रीजनल जितनी भी कंट्रीज़ हैं उससे हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन ये वाली जो इस वक्त ये ECO की जो कॉन्फ्रेंस है ये इस लिहाज से अहम है कि इसमें कई ममालिक शामिल, ईरान के सदर भी आपने अभी बताया कि शामिल हैं। तो न सिर्फ इसमें इक़्तिसादी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, सिक्योरिटी, ये तमाम मसाइल पे गुफ्तगू होगी, प्लस वज़ीर आज़म साहब के पास पूरा वक्त है कि जो लोग वहाँ शामिल हुए हैं उनसे अलग अलग मुलाकात हो सकती है। इसमें जो मेन हमारा मिशन है, यानी जो हमारी कोशिश है वो ये कि जो अब बादल छट रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर से, जो हमारा इंटरनेशनल ग्लोबल जो इमेज आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होता जा रहा है उसको सस्टेन करें, उसको मेंटेन करें और उस इमेज में मज़ीद निखार पैदा करें। तो ये फॉरेन पॉलिसी पे काम करें, डिजिटल पे काम करें। तो मैं समझता हूँ कि अभी तो ज़ाहिर है कल शुरू, आज अभी जारी ही है, मेरा ख्याल प्राइम मिनिस्टर साहब वहीं हैं, तो अब ये तो कल पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इस लिहाज से बहुत अहम है कि इसके बाद जो इस इलाकाई ताउन की जो शाखें हैं ये खुलती चली जाएंगी और हम पॉलिटिक्स से हट के भी हिस्टोरिकल, कल्चरल और इन तमाम चीज़ों पे ज़्यादा बेहतर काम कर सकेंगे। और हाँ, इसके जो असरात होंगे वो खुद ब खुद फिर वेस्ट की होता ये है कि जब आप 1 से 2 से 3 से 4 से दोस्ती करते हैं और उनसे अच्छे ताल्लुकात होते हैं तो जो दूसरे लोग दूर बैठे हुए हैं, यूरोपीय यूनियन है या अमेरिका है या दूसरे ममालिक, उनको भी फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके वज़न का अंदाज़ा होता है। और मैं ये कहता हूँ कि ये शायद पाकिस्तान में बहुत दिनों बाद ऐसा वक्त आया है कि हमारा जो इमेज बहुत तेज़ी से नीचे गया था वो दोबारा न सिर्फ ऊपर आ गया बल्कि उससे भी ऊपर आ गया जो तवक्कुआत हैं। और हम इंटरनेशनली, ग्लोबली इस वक्त वहाँ खड़े हुए हैं जहाँ जो चाहें अपनी मर्ज़ी से, अखलाक से और ताल्लुक़ से उसको हासिल कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ हासिल करना चाहिए। ये मेरा अपना ख्याल है कि इस मीटिंग से फ़ायदा उठाना चाहिए और अज़रबैजान में जितने लोग शामिल हैं जो दूसरे ममालिक के, उनसे भी इसके बाद ये के बाद दिगरे कोशिश करनी चाहिए कि हमारे ताल्लुकात को और वसी किया सके। फातमी साहब, ये 17th समिट है और इसके अंदर साइड लाइन से बड़ी मुलाकातें हुई हैं। ईरानियन प्रेसिडेंट साहब से भी मुलाकात हुई, उज़्बेक प्रेसिडेंट से भी मुलाकात हुई और ख़ासकर अज़रबैजान के प्रेसिडेंट साहब से तो ऑलरेडी फर्स्ट मुलाकात हुई और यहाँ पे भी उन्होंने बड़ा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने सराहा कि एक ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया और ECO समिट भी बहुत अच्छे तरीके से जो है वो हम कह सकते की गई। तो इसके आप क्या समझते हैं कि इस रीजन के अंदर जो एक ज़बरदस्त किस्म का कनेक्शन या एक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जो क्रिएट हो रही हैं, ये पाकिस्तान की मार्केट्स के लिए और आने वाले दिनों की फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की बात करें तो ये कितनी हेल्पफुल होंगी हमारे बिजनेसेस और हमारे रिलेशंस बढ़ाने के लिए? भाई देखिए, बात यह कि दुनिया में हर हुकूमत सिर्फ कोशिश करती है, हुकूमत कोशिश कर रही है। ये वो वक्त है जब बिज़नेस जो कम्युनिटी है उसको आगे बढ़ना चाहिए। और देखिए होता क्या, जब इन्वेस्टर की हम बात करते हैं ना तो सिर्फ ये हुकूमत का अकेला काम नहीं होता है, बल्कि जो हमारे बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़े बड़े सेठ हैं, बड़े बड़े ताजिर हैं, इनकी जो अपनी पब्लिक रिलेशनिंग होती है और जो इनके अपने ताल्लुकात होते हैं, हुकूमत तो एक छतरी प्रोवाइड करती है, एम्ब्रेला प्रोवाइड करती है, पॉलिसी बनाती है। तो इस वक्त हमें ये देखना है कि जो लोकल हमारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और बड़े इन्वेस्टर हैं वो इस पॉलिसी से कैसे फ़ायदा उठाकर इंटरनेशनली, ग्लोबली इन्वेस्टर को कन्विंस कर सकते हैं। और ये कोई बड़ा काम नहीं है, क्योंकि मैंने फिर कहा कि हुकूमत का काम है शेल्टर प्रोवाइड करना, छतरी प्रोवाइड करना, पॉलिसी बनाना और रास्ते खोल देना। जो ये हुकूमत कर रही है, रास्ते खोलती चली जा रही है। द रेस्ट दूसरों का जॉब है कि वो इससे कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। हुकूमत जाके खुद पकड़ के नहीं लाएगी, हमें आपको ही निकलना होगा। जो हमारे यहाँ बड़े बड़े बिजनेस मैग्नेट्स हैं इनको ही जाना पड़ेगा, यही फ्रेंचाइज लेके आएंगे, यही इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, यही कॉरपोरेशंस के साथ करेंगे, यही जॉइंट वेंचर करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत अपना काम पूरी तरह कर रही है, रेस्ट हम लोगों को चाहिए कि हम उसको समझें। इसमें भी इसकी अवेयरनेस की भी ज़रूरत है कि हम लोगों को कन्विंस कर सकें कि देखिए हमने आपके लिए राहें खोली हैं, अब आप भी इस मुल्क के लिए मेहनत
मदद करें और अपना हिस्सा डालें इसमें। तो मैं समझता हूँ कि रास्ता तो बिल्कुल खुल गया है। पिछले 2, 2.5, 3 महीनों में बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। अमेरिका आपके सामने मौजूद है, अभी आप देख रहे हैं वहाँ टैरिफ के हवाले से बातचीत हो रही है, सिर्फ आपके पास 9 जुलाई तक का वक्त है। इसी तरह ये है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप फ़ायदा उठा सकती हैं इस वक्त। अच्छा फातमी साहब, जहां प्राइम मिनिस्टर साहब के यहाँ पे अहम मुलाकातें हैं और ख़ासकर एक रीजन के अंदर फॉरेन डिप्लोमेसी या बिजनेस डिप्लोमेसी कायम हो रही है, वहीं फाइनेंस मिनिस्टर साहब की भी अहम मुलाकातें हो रही हैं। FFD4 कॉन्फ्रेंस है, इसके हवाले से भी बताइएगा ये कितनी इंपॉर्टेंट है। और फाइनेंस मिनिस्टर साहब ऑलरेडी काफ़ी सारे बिजनेसेस के हवाले से बात कर चुके हैं, ये ज़रा प्लीज़ इस पर रोशनी डालें। देखिए, ये जो कॉन्फ्रेंस है बड़ी इम्पॉर्टेंट है और इसमें ज़ाहिर है ये टोटल बिज़नेस के हवाले से है, इन्वेस्टमेंट के हवाले से। और फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो वहाँ पहुँचे हैं, अगर आप गौर कीजिए तो उन्होंने यूँ तो सबसे मुलाकात की, लेकिन नीदरलैंड से भी मुलाकात की अपने हम मनसब से। अच्छा, एक चीज़ आप समझ लें कि नीदरलैंड एक ऐसा मुल्क है दुनिया में, बहुत बड़ा मुल्क नहीं है लेकिन दुनिया में दूसरा मुल्क है जिसकी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट नंबर 2 पे पूरी दुनिया में। तो ये बहुत अहम है। अच्छा, उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, उनके पास स्किल बहुत एडवांस है, उनके पास ट्रेनिंग बहुत एडवांस है। तो अगर तो जैसा कि हमारे वज़ीर ख़जाना साहब ने मुलाकात की और एक इशारा भी दिया है कि नीदरलैंड इंटरेस्टेड है, दिलचस्पी ले रहा, अगर नीदरलैंड दिलचस्पी लेता है और अगर वो हमारे पास आता है तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा शोबा है पाकिस्तान में वो है ज़राअत, एग्रीकल्चर, इससे बड़ा तो नहीं। तो अगर एग्रीकल्चर में हमने एडवांसमेंट हासिल की और उनकी टेक्निक से फ़ायदा उठाया नीदरलैंड के, तो मैं जैसा कि मैंने आपसे कहा छोटा सा मुल्क है लेकिन पूरी दुनिया में नंबर 2, तो हम बेशुमार फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा भी वो दूसरे ममालिक के लोगों से जो मुलाकात कर रहे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी गुंजाइशें पैदा हो रही हैं। अच्छा, पाकिस्तान और अमेरिका का आपने जिक्र किया, ट्रेड के हवाले से ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ये एक फैसला कुन मरहले में भी दाखिल हो गई हैं। यहाँ टॉक्स, आपको पता है एक डेलीगेशन मौजूद है अमेरिका में पाकिस्तान की जानिब से, तो ये आप ऑलरेडी एक ऑप्टिमिज्म पाया जा रहा है पूरे मुल्क के अंदर। तो खासकर हमारी ट्रेड के हवाले से आपका क्या टेक है कि कितना ज़्यादा हमारी ट्रेड बढ़ सकती है, क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, और ये जब फैसला कुन मरहला है तो ऑलरेडी हमें कब तक पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें सामने आ रही? देखिए, एक चीज़ तो समझ लें आपको कि अमेरिका ने आपको 29% को रिलीफ दिया था टेम्पररी, जो 9 जुलाई तक है, जब भी हमारा डेलीगेशन वहाँ मौजूद है। अमेरिकन्स ने इशारा दिया है इनडायरेक्ट, उनकी जो मिनिस्ट्री फिनांस है उन्होंने इशारा दिया है कि पाकिस्तान का अब वज़न अच्छा है, पाकिस्तान की जो लॉयल्टी अच्छी, पाकिस्तान का जो इकनॉमिक एडवेंचर है और इकनॉमिक डेवलपमेंट वो बहुत अच्छी। तो यानी कहा तो नहीं, 2 इशारे इसमें मिलते हैं। एक इशारा ये मिलता है कि सितंबर 1 यानी जो लेबर डे है उस वक्त तक की छूट और देंगे, एक ख़बर ये भी है। उनकी लेबर डे 1 सितंबर को होता है, तो गोया 31 अगस्त तक की डेडलाइन हो जाएगी। लेकिन हमारा डेलीगेशन ये चाहता है, जो हम चाहते हैं कि ये इस तरह ना हो, क्योंकि जुलाई से अगस्त से सितंबर फिर ख़त्म हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं, या हमारे डेलीगेशन के जो लोग बैठे हैं उनकी ये ख्वाहिश है कि ये परमानेंट एक बार सोल्यूशन निकल आए, क्योंकि देखिए इसके फैसले पे हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं और जो हमारे यहाँ इन्वेस्टर हैं वो डिपेंड करते हैं। तो अगर ये फैसला हमारे हक़ में आता है तो उसके बाद अनसर्टेनिटी ख़त्म हो जाएगी और जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनको ये इत्मीनान हो जाएगा कि अब हमारे साल 2 साल की छुट्टी हो गई। तो हमारी तवक्कुआत यही है कि हमारा जो ग्रुप है, जो हमारे वफद है, वो उसको कन्विंस करेगा कि जनाब इसको कोशिश, जब आपने यहाँ तक की छूट दी है तो कोशिश करें कि इसको एक इतना दे। और अमेरिका का इंटरेस्ट है इस वक्त पाकिस्तान की तरफ, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसमें हमारा रोल बहुत अहम है, सभी को पता है। तो इसलिए ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, और मैं बता दूं आपको कि अगर तो हम इसमें कामयाब हो गए इंशाअल्लाह ताला और हमारा एग्रीमेंट हो गया टैरिफ के ऊपर जैसा कि कोशिश की जा रही, तो आपके यहाँ बिजनेस बिल्कुल अचानक बूस्टअप करेगा, एक्सपोर्ट बहुत तेज़ी से ऊपर आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट बहुत तेज़ी से ऊपर आएगी, क्योंकि लोगों का एतमाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। राइट। साथ साथ माइनिंग पॉलिसी के हवाले से भी बात करेंगे फातमी साहब। माइनिंग पॉलिसी में भी बड़ी अहम पेशरफ्त देखी गई है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रुझान हो रहा है कि ज़बरदस्त किस्म की पॉलिसी दी जाए। खासकर अमेरिका, चाइना एंड रशिया जो है वो इसके उन लोगों के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक ज़बरदस्त किस्म की। तो आप समझते हैं कि रीजन के अंदर खासकर माइनिंग पॉलिसी की अगर हम बात करें तो ये नीड भी है और दूसरा पाकिस्तान भी इससे फ़ायदा उठा सकता है?
देखिए रेकोडिक आपने खुद ही जिक्र कर दिया। रेकोडिक तो एक है जिसको हम, चूँकि बहुत बड़ा समझिए ख़जाना है हमारे पास, जिसमें तांबा और सोना दोनों मौजूद है और उस हवाले से ऑलरेडी काम हो रहा है। मैं ये कहूँगा कि हमने जो ये ओपन ऑप्शन रखा है, अच्छा बज़ाहिर तो ये ओपन ऑप्शन बहुत 3 अलग डायरेक्शंस पे, यानी चाइना, रशिया और अमेरिका, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें हमने कि किसी किस्म की रियायत नहीं रखी, बल्कि ये कहा है कि जो भी चाहे हमारे साथ। अच्छा, ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही आए, 2 आए, 3 आए, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि सब पे एक का कब्ज़ा हो। तो ये ऑप्शन है कि जो जितना हिस्सा चाहता है उसको हम एकोमोडेट करेंगे, या पूरे चाहते आधा और इसमें ये भी दर्जा बदर्जा हो सकता है कि एक काम एग्जीक्यूशन एक कर रहा है, माइनिंग एक कर रहा है, सप्लाई एक कर रहा है, सप्लाई। तो ये मैं समझता हूँ कि इससे पाकिस्तान की न सिर्फ इकानमी बेहतर होगी, बल्कि जिन मुल्कों से इसका ताल्लुक़ होगा, देखिए जैसे चाइना है, चाइना तो हमारे समझिए भाई है, दोस्त है, सब कुछ है, लेकिन अमेरिका और रशिया जो 2 बड़ी ताकतें हैं इस वक्त, उनके हवाले से हम ये कह सकते हैं कि अगर उनका इसमें हाथ उन्होंने डाला तो हमारे लिए लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद होगा। और हमारे पास दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब हमने ओपन कर दिया ऑप्शन कि भाई जो चाहे, तो इसका मतलब, इसके ये भी एक मतलब है कि उनके पास भी एक सॉर्ट ऑफ कंपटीशन भी होगा और सॉर्ट ऑफ वो भी होगा कि देखिए अगर मैंने नहीं किया तो ये कर लेंगे। तो इसलिए हमारे पास गुंजाइश बहुत ज़्यादा होगी इसमें कि हम कोई न किसी से यह हासिल कर लें। बिल्कुल सही फरमाया आपने। फातमी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में ज्वाइन किया। हम देख रहे हैं कि ओवरऑल इकोनॉमिक नंबर, खासकर जो एक फॉरेन डिप्लोमेसी और बिजनेस डिप्लोमेसी है वो फरोग पा रही है, जिससे पाकिस्तान के लिए ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट पैदा हो सकता है एक्सपोर्ट के हवाले से। मजीद भी बात करेंगे। 100 इंडेक्स अपडेट्स देखते चलते हैं, आज की मार्केट के क्या अपडेट्स हमारे पास मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। ओपन हुई मार्केट 1,30,686.65 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 1,32,129.6, लोअर वाज 1,30,716.1 एंड फाइनली क्लोजर 1,31,949.06, यानी कि ये ऑल टाइम हाई लेवल दिखाई दे रहा है। आज भी हम कह सकते हैं कि मार्केट में एक हिस्टोरिक हाई, और ये पूरा वीक हिस्टोरिक हाई देखा गया है, यानी कि इजाफा हुआ 1262.41 का। इट मींस के 1200 पॉइंट से भी ज्यादा जो है वो मार्केट में इजाफा देखा गया है। वीक का क्लोजर है, आज लास्ट डे है, और एक पॉजिटिविटी, एक जबरदस्त किस्म की तेजी मार्केट के अंदर पूरे वीक के अंदर देखी गई। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। करबला है ये, रसूल की दुआ है ये। काफिर मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, जरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम इकोनॉमी के हवाले से बात कर रहे थे। हम देख रहे हैं कि नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई फंड के क़याम की हिदायत की गई है, यानी कि एआई के हवाले से मुल्क के अंदर जितना ज़्यादा काम हो वो कम है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम देख रहे हैं वो नीड ऑफ द आवर है। ख़ासकर टेक के शोबे में जितनी ज़्यादा इसके अंदर डेवलपमेंट होगी, उतना ही पाकिस्तान के अंदर IT सेक्टर फ़रोग पाएगा। IT सेक्टर की एक्सपोर्ट भी हम देख चुके हैं कि इस बार ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई है। एक अच्छा जो एक
हम कह सकते हैं ऑप्टिमिज्म क्रिएट है और आने वाले दिनों में नेक्स्ट ईयर के लिए मल्टीपल जो हम कह सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से पाकिस्तान की मार्केट्स में मौजूद हैं। ग्लोबली पाकिस्तान की जो IT सेक्टर है इसको बहुत ज़्यादा फ़रोग ऑलरेडी हासिल है, क्योंकि हम देख रहे थे कि अभी रिसेंट इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो डिफेंस प्रोडक्शन के साथ साथ सबसे ज़्यादा जो दूसरा सेक्टर था वो IT था, जिसकी एक फेम हमने पूरी दुनिया के अंदर देखी। आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम देख रहे हैं बरामदात बढ़ाने के लिए यानी कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अंदर ज़बरदस्त किस्म के इनिशिएटिव्स ऑलरेडी गवर्नमेंट ले रही है, जिसके अंदर अली बाबा के साथ स्ट्रेटेजिक जो शराकतदारी है उसको जो है वो कायम किया जा रहा है और इसका ऐलान भी किया गया है। इसके हवाले से आज बात करेंगे कितना इम्पॉर्टेंट है ये, ख़ासकर अली बाबा चाइना की ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि ई-कॉमर्स वेबसाइट और जिसके साथ पाकिस्तान की ऑलरेडी एक हमेशा से जो है वो स्ट्रिंग्स अटैच रहे हैं चाइना के साथ, तो अब फाइनली इसके ऊपर भी काम होगा तो यकीनन इसके ऊपर ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा देखा जाएगा। आज ये भी बात करेंगे हम। और ज़राई तरक्याती बैंक की निजकारी के हवाले से भी न्यूज़ है, वो भी देना ज़रूरी है। मालियाती मुशीरों की मंजूरी हो चुकी है और ज़राई तरक्याती जो एक बैंक्स हैं प्राइवेटाइजेशन के हवाले से ऑलरेडी प्रायोरिटीज़ रही हैं कि जितना जल्दी हो सके प्राइवेटाइजेशन को भी फ़रोग देना है, तो ये भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। स्टेट बैंक ने ताजरों की अदायगी के लिए यानी कि जो उनकी पेमेंट्स हैं उसकी अदायगी के लिए निज़ाम आसान बनाने के लिए कुछ एक ज़बरदस्त स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनाए हैं। आज ये भी डिस्कस करेंगे क्या प्लान्स हो सकते हैं, कितना ज़्यादा उनके लिए जो है वो हेल्पफुल हो सकते हैं। और P3A ने अहम इंफ्रास्ट्रक्चर्स मंसूबों की मंजूरी दे दी है। ये भी बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे सामने आएंगे। साथ साथ कमोडिटीज़ अपडेट्स देखते चलते हैं। इंटरनेशनली लोकली हमारे पास क्या रेट्स हैं, लेट्स हैव अ लुक। गोल्ड की पर तोला प्राइस सबसे पहले देखते हैं आज की लोकल मार्केट में 3,53,885 रुपीज़। गोल्ड पर 10 ग्राम 3,03,722 रुपीज़। ये लोकल मार्केट के रेट्स हैं, जबकि इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आउंस $3,327.75। इंटरनेशनल मार्केट में आप देख सकते हैं कि एक स्टेगनेंट और अपवर्ड ट्रेंड को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। होपफुली कि ये डाउनवर्ड आए। ऑयल WTI पर बैरल $66.42, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $68.21। ऑयल प्राइसेस में भी थोड़ा सा एक इम्पैक्ट अपवर्ड और मोर और लेस सेम दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वीक का क्लोजर है और नेक्स्ट वीक यानी कि मंडे से जब मार्केट्स आगाज़ होंगी तो फिर पता चलेगा क्या क्या चीज़ें हैं। करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं, हमारे पास क्या अपडेट्स मौजूद हैं, लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले करेंसी में यूरो के रेट्स आपको बताएंगे। बाइंग रही 334.11, सेलिंग वाज 334.78। यूके पाउंड बाइंग रही 387.75, selling was 388.44। US dollar buying रही 283.75, selling was 284.25, and Chinese yuan buying रही 39.62, selling was 39.69। ये थे करेंसी अपडेट्स और साथ साथ GCC करेंसी भी अपडेट्स हमारे पास अगर मौजूद हों तो हम दिखा सकें। सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 75.66, selling was 75.8। Nextly, UAE dirham buying at 77.8, selling was 77.94. Omani Riyal buying रही 738.51, selling was 739.34. And lastly, Kuwaiti Dinar buying रही 929.66, selling was 931.3. ये थे करेंसी अपडेट्स आज की मार्केट पे। एक रिपोर्ट देखते चलते हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर वापस आते हैं और प्रोग्राम में डिस्कशन करते हैं। मस्नूई ज़हानत जदीद दौर की ज़रूरत है जो तालीम, सेहत, ज़राअत और कारोबार समेत हर शोबे में तेज रफ्तार हल, खुदकारी और फैसला साजी को बेहतर बनाकर तरक्की की रफ्तार बढ़ाती है। वतन अजीज में मस्नूई ज़हानत के फ़रोग के लिए वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत नेशनल टास्क फोर्स बराए AI का अहम इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया मुल्क में आला सतही AI आइडियाज और पायलट मनसूबों की मुआवनत के लिए नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फंड कायम किया जाएगा ताकि फंडिंग की रुकावटें कम की जा सके और मकामी जिद्दत को फरोग मिले। टास्क फोर्स ने तालीम, सेहत, ज़राअत, मौसमियाती तब्दीली और कारोबार समेत 12 अहम शोबों में AI के अमली इस्तेमाल पर फोकस करने का फैसला किया है। हर शोबे के लिए हुकूमत, तालीमी इदारों और निजी शोबे पर मुश्तमिल ग्रुप मखसूस अहदाफ और रोड मैप तैयार करेंगे। मुल्क भर में AI महारत और वसाइल का सर्वे, कौमी AI वर्कशॉप का इनेकाद और जामियात में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और क्वांटम वैली पाकिस्तान जैसे इक़दाम पर भी जोर दिया गया। वज़ीर मनसूबाबंदी ने कहा कि AI को मुख्तलिफ शोबों में ताउन, कौमी तरजीहात और इदारा जाती हम आहंगी के तहत फरोग दिया
किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुल्क की बड़ी जामियात में बिग डाटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग के 9 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस कायम किए जा चुके हैं, जबकि क्वांटम वैली पाकिस्तान के इकदाम से जदीद टेक्नोलॉजीज में मुस्तकबिल की महारतों को फरोग दिया जा रहा है, ताकि मुल्क में जदीद टेक्नोलॉजी में आलमी सतह पर हम आहंग हो सके और वतन अजीज के नौजवान दुनिया के साथ कदम मिलाकर जिद्दत और टेक्नोलॉजी के शोबे में अपना लौहा मनवा सकें। रिपोर्ट आपने देखी ऑफ कोर्स। अब यहाँ पर जो है वो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को देखते हुए हमारे पास स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से बात हो रही है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले AI जो कि इसका फ़ंड भी क्रिएट किया गया है और ख़ासकर ये कहा जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसकी हिदायत की गई है। अब आप क्या समझते हैं कि ख़ासकर AI जो नीड ऑफ द आवर भी है, पूरी दुनिया से कदम भी मिलाना है, पूरी दुनिया इसके ऊपर ऑलरेडी एक पेनिट्रेशन देखी जा रही है, पाकिस्तान इस पे कितना टाइमली रिएक्ट कर रहा है? देखिए, आपने बड़ी दुरुस्त निशानदेही फरमाई, बहुत शुक्रिया इस गुफ्तगू में शरीक करने के लिए। इस वक्त अब पूरी दुनिया में आलमी रुझानात जो हैं वो तब्दील हो रहे हैं। एक डिजिटलाइजेशन का ट्रेंड था जो हम देख रहे थे, अब वो डिजिटलाइजेशन का पूरा ट्रेंड जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियादों पर उस्तवार हो रहा है और ज़िंदगी के हर शोबा है ज़िंदगी को जो मुतासिर कर रहा है, हर शोबा है ज़िंदगी को आगे लेके जा रहा है, वो तिबी हो, मालियाती शोबा हो, ज़रई शोबा हो या सनती शोबा हो, पूरी दुनिया में ये एक इनकलाब बर्पा हो रहा है और उसकी इनकलाब की बुनियादें जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर उस्तवार हो रही हैं। तो इस सारी सूरत हाल में अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो पाकिस्तान को किसी सूरत में भी पीछे नहीं रहना, तो पाकिस्तान को इसके ऊपर तवज्जो करनी थी। तो डेफिनेटली इस ज़मन में इस फंड का क़याम जो है वो बड़ा बरवक्त है और इसकी हिदायत भी बड़ी बरवक्त है। ये यकीनी तौर पर बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में तब्दीली का सबब बनेगा। देखिए, आपने मईशत की बात की, अगर मईशत को आगे बढ़ना है, उसको डिजिटलाइजेशन के साथ जोड़ने की हम बातें कर रहे थे, और अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समरात को इसके साथ जोड़ेंगे तो हम जिन एक्सपोर्ट के समरात की बात कर रहे थे या जिनसे हम फ़ायदा उठाना चाह रहे थे वो डेफिनेटली इससे बहुत क्विक हो सकेंगे। इससे ट्रांसपेरेंसी, इससे हमारी जो एक मार्केट्स की रिसर्च है, ये तमाम चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी और इन ईच एंड एवरी सेक्टर इसकी रिक्वायरमेंट तो है। जी जी बिल्कुल, आप दुरुस्त निशानदेही फरमा रहे हैं। ये ऐसी फ़ायदा भी होगा और इससे बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी इससे, जितनी क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा एनालिस्ट और जिन चीज़ों का तज़किरा अभी रिपोर्ट में आप देख रही थी, इन सब चीज़ों पे अगर आप फोकस करेंगे तो उसके लिए आपको हुनरमंद अफराद चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो उनके लिए ट्रेंड हो। उनकी कमी है, जब हम इन पर फोकस करने के लिए जा रहे होंगे तो वही कमी हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन रही है। डॉक्टर साहब, पहले तो एक ज़माने में यानी कि एक कुछ मंथ्स के बाद, कुछ ईयर्स में कोई कोर्स आया करता था, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स थे, IT सेक्टर के हवाले से बात कर रही हूँ अगर मैं स्पेसिफिकली, लेकिन जब से AI आया है तो ये एक डेज में चेंज हो रहा है, यानी कि 24 आवर्स के बाद कोई न्यू चीज़ जो है वो इसकी फाइंडिंग हो जाती है। तो ये हम कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान की मार्केट्स का क्या? देखिए, असल में इस इनकलाब की बुनियादें कोविड के साथ जुड़ी हुई हैं। कोविड ने दुनिया को डिजिटली कनेक्ट किया, चीज़ों के साथ कनेक्ट किया, ऑनलाइन चीज़ों के साथ कनेक्ट किया। जब आप घरों में बैठे थे तो और आपके पास ना वसाइल मुयसर थे बाहर निकलने के या कुछ, तो लोग कनेक्ट हुए, उससे अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होनी शुरू हुई और उसकी वजह से ऑनलाइन लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज भी हैं। शॉपिंग के साथ साथ लर्निंग की, फिर कोर्सेज हुए, लोगों ने खुद सेल्फ कोर्सेज किए और उससे वो आगे बढ़ना शुरू हुए। अच्छा, इससे एक चीज़ का और बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ जो गवर्नेंस का सिस्टम है हमारा, उसको भी बहुत बेहतर करने में और बहुत शफाफ करने में और बहुत तेज़ करने में जो है वो मदद और ताउन जो है वो मिलेगा इससे। अच्छा, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए अली बाबा के साथ जो है वो शराकतदारी हो रही है, ये कितना इंपॉर्टेंट रहेगा? अली बाबा एक ई-कॉमर्स वेबसाइट कह लें या एक सर्च इंजन काइंड ऑफ, जिसमें आप ऑलरेडी बायर्स और सेलर्स आपके सामने होते हैं और आप सब जो है वो ऑलरेडी उनको टैप कर सकते हैं, तो काइंड ऑफ अ मार्केट स्टेशन हो गया ये। देखिए ये एक और कदम है, ये जिस डिजिटल इनकलाब की हम बातें कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन की, ई-कॉमर्स के साथ भी वो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो ये उसी का एक और मरहला है, एक और हिस्सा है जो इस पूरे ख्वाब की तकमील में जो है वो मामून होगा। तो अली बाबा के साथ डेफिनेटली ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, ये बड़ा अच्छा इक़दाम है। ये यहाँ से बहुत सारे हमारी जो नॉन ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर की, उनको जो आलमी रसाई नहीं मुयसर आती, उनको भी मुयसर आएगी जब आप इस प्लेटफॉर्म से हमारी जो लोकल एम्ब्रॉयडरीज़ हैं या SMEs जो हैं, हमारी छोटी SMEs हैं, उनको ये मौके मुयसर आएंगे कि वो अपने प्रोडक्ट्स को सामने लेके आएँ ऐसे प्लेटफॉर्म से। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में एक चीज़ की जो बड़ी शिद्दत से कमी रही है, वो ब्रांडिंग की कमी होती थी। तो यहाँ से हमें अपने आप को अपने ब्रांड्स मुतारिफ करवाने के दुनिया भर में बहुत बड़ा अच्छा, यानी कि पाकिस्तान पहले ही बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए, अगर हम लेट्स से टेक्सटाइल के बारे में बात करें, तो ऑलरेडी पाकिस्तान उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है, उनके प्रोडक्ट टैग, प्राइसेस सब लगा के दे रहा है, बट हमारा ब्रांड नहीं है वो। दिस इज इट। डेफिनेटली यहाँ से उसको भी आप प्रमोट कर सकते हैं।
اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کی ضرورت ہوگی ضرور یہاں پہ، جب اس چیز کا فروغ ہو رہا ہوگا یا یہ آگے بڑھ رہی ہوگی، تو جو ہماری اس وقت کی لوکل مارکیٹ ہے، جو لوگ اس مارکیٹ میں ہیں، جو ابھی پاکستان میں آن لائن اس طرح کی سروسز یا سہولیات جو ہیں وہ فراہم کر رہے ہیں، وہ اس طرح سے ٹرینڈ نہیں ہے، ہماری ریفنڈ پالیسیز ایسی نہیں ہیں، کنزیومر پروٹیکشن ویسی نہیں ہے، تو ان چیزوں پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ جب آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا رہے ہیں تو آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنی پروڈکٹ کی کوالٹی کے ساتھ کوالٹی کو بھی مینٹین رکھنا ہے، پروڈکٹ کو اس کو ٹائملی ڈیلیور بھی کرنا ہے، سروس ڈیلیوری کو بھی ٹائملی رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریفنڈ پالیسیز ہیں یا اس طرح کی پالیسیز ہیں ان پہ بھی اتنی جو ہے وہ اسی طرح سے عمل کرنا ہے جس طرح سے پوری دنیا میں یا جدید دنیا میں ان پر عمل ہو رہا ہے۔ اچھا ایک کائنڈ آف بزنس یا اکانومک ایمرجنسی دیکھی جا رہی ہے، ایک طرف اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ہے وہ صرف ٹریڈرز کے لیے، تاجروں کے لیے جو ہے وہ ایک ان کی رقم کی ادائیگی کے لیے کچھ جو ہے وہ آسانی پیدا کی ہے، ایک حکمت عملی بنا رہے ہیں، ادھر کے ایپ کے ذریعے ہوگا یا پھر وہ کچھ نہ کچھ ہوگا جو ہمارے سامنے آ جائے گا، لیکن ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی وہ اسٹریٹجک پلانز بنا رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی جانب سے انیشیٹیوز لینا، بجٹ میں بھی آلریڈی اکانومی کو اور خاص کر ٹیکسز کو، جو ہمارے کاروبار ہیں ان کے حوالے سے لینینٹ رہنا، اور ابھی کچھ ایسی ایسے انیشیٹیوز جو کہ آلریڈی بزنسز کو پریویل کریں، بیٹر سینس پریویل کریں؟ ڈیفینیٹلی اب ایک تو اکانومی کی سبت بھی اس وقت مثبت ہے، اکانومی آگے بڑھ رہی ہے، لیکن ملک قومیں، اچھا چل رہا ہے، ملک قومیں ادارے معیشت کاروبار تبھی آگے بڑھتے ہیں جب ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، جب ان کے پروسیجر آسان ہوں۔ اب علم میں یہ بھی ہوگا کہ جناب ہماری اکانومی کا جو کیش اکانومی کا جو پورشن ہے وہ بہت بڑا ہے، ہم کیش میں لین دین بہت زیادہ ہو رہے ہیں، تو جب اگر ہم ان کو آسانی ان کے لیے پیدا کر رہے ہیں اس نظام میں، تو وہ کیش لیس اکانومی کی طرف اگر آپ بڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بڑا اچھا اقدام ہوگا، ڈیجیٹل اکانومی کی طرف آپ بڑھنا چاہتے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب تو آلریڈی چیئر کر رہے ہیں نا، یہ میٹنگز پر ویک ہو رہی ہیں، یہ کیش لیس اکانومی کے حوالے سے بڑے زبردست اجلاس بھی ہوئے ہیں، ہم نے 2 ہفتے سے لگاتار دیکھ رہے ہیں، بڑی تیزی سے اس طرف منتقل ہو چکی ہے۔ چائنا میں تو آپ کا ایک ریڈی والا بھی، ایک ٹیکسی والا بھی کیو آر کوڈ سے پیمنٹ وصول کرتا ہے، کیو آر کوڈ سے پیمنٹ کرتا ہے، تو یہ بہت اچھے اقدام ہے۔ ابھی ہم ان پہ توجہ کریں گے تو ہم اپنی اکانومی کو کیش لیس کرنے میں کامیاب ہوں، جب کیش لیس کرنے میں کامیاب ہوں گے تو پھر وہ ہمارا ٹیکس نیٹ اور باقی چیزیں بھی ان کو کاؤنٹ کرنا بھی زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اچھا اب زرعی ترقیاتی بینکس یعنی کہ ایگریکلچر بینکس جو ہیں وہ ان کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، پرائیویٹائزیشن کمیشن آلریڈی پی آئی اے ہم دیکھ رہے تھے کافی ساری چیزوں پہ، اور 24 SOEs کے حوالے سے بجٹ کے اندر پہلے ہی فائنانس منسٹر صاحب نے یہ ایڈریس کیا تھا کہ SOEs پرائیویٹائز ہونی چاہیے جو بلیڈ کر رہی ہیں، کیونکہ اتنا ڈیٹ فضول میں کیوں جو ہے وہ بیئر کیا جائے، تو اس میں آپ کیا کہیں گے کہ ایک مالیاتی مشیروں کی منظوری بھی ہو گئی ہے؟ آپ نے خود ہی نشاندہی فرما دی کہ 24 SOEs اس ایجنڈے پر ہیں، تو یہ تو اس طویل تر منصوبے کا حصہ ہے کہ زرعی ترقیاتی بینک کو کی بھی نجکاری کی جائے، اس کی بھی پرائیویٹائزیشن ہو۔ دیکھیں اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اس کی واحد جو غرض و غایت یا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ کسانوں کو جو ہے وہ قرضے آسان شرائط پر میسر ہوں، کم مدتی ہوں یا طویل مدتی ہوں، وہ آسانی سے میسر ہوں اور وہ اس اکانومی کو سپورٹ کریں، تو وہ سپورٹ اس طرح سے نظر نہیں آئی، کیونکہ دیکھیں جو نجی سیکٹر ہے، پرائیویٹ سیکٹر ہے، اس کا موٹو پروفٹ ہوتا ہے، ZTBL کا موٹو پروفٹ نہیں تھا، ارننگ نہیں تھا، تو وہ اس طرح سے اس چیز کو شاید ایکسپینڈ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اچھا اس کے ایک ایکسٹرنل فیکٹر بھی ہے، وہ بڑا اہم فیکٹر ہے کہ ہمارے اس وقت ایک پیرالل سسٹم موجود تھا ہمارے نظام میں، ایگریکلچر کے سسٹم میں، وہ تھا مڈل مین کا۔ وہ مڈل مین کسانوں کو، اپنے قریبی لوگوں کو بڑی آسانی سے اور آسان شرائط پہ اور بر وقت جو ہے وہ قرض فراہم کر دیتے تھے، ٹھیک ہے، ایمرجنسی کی صورت میں بھی ان کو فوری قرض فراہم کر دیتے تھے، لیکن بینکنگ میں آپ کو ایک پروسیجر کے اندر جانا پڑتا ہے، تو وہ اس پروسیجر کے بغیر تھا، تو وہ نظام زیادہ مضبوط تھا، اس نظام کے مقابلے میں اس کی پینیٹریشن شاید اس طرح سے نہیں ہو پائی اور اس کے فوائد اس طرح سے نہیں لیے جا سکے ZTBL سے، تو ڈیفینیٹلی اب اس کی نجکاری ہونی چاہیے، تاکہ اور ہونا یہ چاہیے کہ جو سیکٹر اس وقت ایکسپینڈ کر رہا ہے، جو نجی سیکٹر ایکسپینڈ کر رہا ہے، اس کو یہ ہدایات کی جانی چاہیے کہ جو زرعی شعبہ ہے اس کو اگر کوئی تعاون، مدد یا قرض فراہم کرنے ہیں وہ نجی سیکٹر کی طرف سے ہونے چاہیے۔ ہاں اس کے لیے یہ ضرور ہوگا کیونکہ نجی سیکٹر کا موٹو پروفٹ ہے، ارننگ ہے، کاروبار ہے، تو وہاں سے بینکس کے آلریڈی پروفٹس دیکھ چکے ہیں لاسٹ ایئر کتنے زیادہ تھے، لیکن ٹیکسیشن میں بھی اس بار جو ہے ان کے اوپر تھوڑا سا گھیرا تنگ کیا گیا ہے اور بینکس سے پروفٹ کے حوالے سے کسانوں کے لیے پروسیجر تھوڑے سے مشکل ہو سکتے ہیں، لیکن بجٹ کے اندر 7 لاکھ کسانوں سے بھی زائد کو جو قرضے دینے کی بات کی گئی ہے اور چھوٹے کسانوں کو زیادہ فوکس کیا گیا ہے۔ دیکھیں وہ جو کارڈ انٹروڈیوس کروائے گئے ہیں وہ اچھا طریقہ کار ہے کہ آپ اس سے آسانی کسانوں کے لیے پیدا ہو رہی ہے، کچھ ابھی یہ ہے کہ اس کے لیے اویئرنیس کی بھی اتنی نہیں ہے، پیسٹیسائڈ اور فرٹیلائزر اس کی
भी कीमतें कम की गई हैं। देखिए उसकी अवेयरनेस की शायद थोड़ी सी कमी रहेगी, क्योंकि हमारे किसान उतने ज़्यादा डिजिटल चीज़ों से कनेक्टेड नहीं थे ना। सर अब तो गांव में एक फ़ोन बच्चे के पास होता है, तो व्हाई नॉट हमारे जो फार्मर्स हैं वो भी बड़े इनोवेटिव हैं। फ़ोन का मौजूद होना एक और चीज़ है, टेक्निकली चीज़ों से कनेक्ट होना एक और चीज़ है। सोशल मीडिया पे हर चीज़ वो देखकर एक्सरसाइज सारी ड्रिप इरिगेशन के ऊपर बात कर रहे हैं अब तो वो। नहीं वो हो रही है, बिल्कुल पेनिट्रेशन हो रही है, इन चीज़ों की हो रही है, लेकिन उसकी शरह शायद उस तरह से नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान और जापान के दरमियान वर्क फोर्स के हवाले से तबादला ख्याल हो रहा है, वो देखा जा रहा है कि कितना ज़्यादा एक ताउन हो सकता है, वर्क फोर्स कैसे जा सकती है जापान, और जापान के अंदर बहुत ज़बरदस्त जो है वो एक अच्छा हम कह सकते हैं कि चंक मौजूद है, यानी कि एक वैक्यूम मौजूद है जो पाकिस्तान की वर्क फोर्स वहाँ जा सकती है, रेमिटेंसेस भेज सकती है। इसके हवाले से बताइएगा। डेफिनेटली अभी तक कि हमारे जितना भी फोकस था वो खलीजी ममालिक थे, दूसरे ममालिक थे, वो हमारे पाकिस्तानी इसका ज़्यादा फोकस होता है। तो डेफिनेटली जब वर्क फोर्स वहाँ पे मूव करेगी तो ज़्यादा बेहतर मौके हैं। एक तो ये कि वो डिजिटली बहुत एडवांस हैं, बहुत आगे हैं हमसे, तो हमारा स्किल सेट भी वैसा होना चाहिए अगर वहाँ जाना है तो वहाँ की मार्केट में एंटर होना, वहाँ की मार्केट में कम्पीट करना। नाम लिया आपने तो बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर या बिकॉज ऑफ दे आर मुस्लिम के मुस्लिम कंट्री जाएं और सुकून में रहें, क्या ये पाकिस्तानी इसकी प्रायोरिटी होती है? अच्छा, इसमें जो ऑलरेडी कुछ लोग चले गए ना, जो कुछ गुज़िश्ता कुछ दहाइयों में कोई ऐसी पॉलिसीज थी गवर्नमेंट की जिनकी वजह से लोग चले गए, तो वो भी लोगों के लिए एक सहूलतकार का किरदार अदा करते हैं वहाँ पे। तो इसलिए क्योंकि वहाँ पे सहूलतकार मुयसर हैं, उनको मदद, तामुन, प्रोसीजरल आसानियाँ हैं, कुछ यहाँ पे भी लोग मौजूद हैं जो उन प्रोसीजर से गुजरे हुए हैं, तो उनकी थोड़ी सी अवेयरनेस भी ज्यादा है। फिर ये फैक्टर जरूर है कि वो मुस्लिम कंट्रीज हैं कि आप मुस्लिम कंट्री में ही जा रहे हैं ऐसे अपने रोजगार अगर आप लैंग्वेज वगैरह अडॉप्ट करते हैं तो इस पे बहुत काम हो सकता है। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद रहे, काफी डिटेल एनालिसिस, और हम देख रहे हैं कि ओवरऑल इकोनॉमी के हवाले से रेमिटेंसेस की तरफ से अर्निंग हो या हमारे रिजर्व्स का बढ़ना हो, टैक्सेशन कलेक्शन हो या एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो, ये तमाम चीजें गवर्नमेंट की प्रायोरिटी दिखाई दे रही हैं। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।